नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज देवस्थानम बोर्ड को भंग कराने के लिए और विरोध में आंदोलन की रूपरेखा को लेकर देहरादून में चारों धाम के तीर्थ पुरोहितों की महापंचायत होने जा रही है, जिसमें न केवल प्रदेश सरकार पर दबाव बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी, बल्कि बोर्ड को कैसे भंग कराना है इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। देहरादून में आखिरकार देवस्थानम बोर्ड का मामला फिर से गरमा गया है और बोर्ड को भंग कराने की मांग भी तेज हो गई है। कृषि कानूनों की तरह देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग बढ़ने लगी है। तीर्थ पुरोहितों ने सरकार पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शीतकाल के लिए चारों धाम के कपाट भले ही बंद हो चुके हों, लेकिन तीर्थ पुरोहित अपने आंदोलन को रंग देने के लिए चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर ही प्रदर्शन करने का मन बना चुके हैं। तो आज देवस्थानम बोर्ड को भंग कराने को लेकर रणनीति बनेगी देहरादून में। चारों धाम के तीर्थ पुरोहित राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और महापंचायत का आयोजन आज किया गया है देहरादून में। चलिए अब देवस्थानम बोर्ड क्या है, इससे जुड़े क्या विवाद हैं, ये सब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूरा नाम चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड है। अगर हम देवस्थानम बोर्ड की बात करें, चार धाम यात्रा की व्यवस्था को दुरुस्त रखना इसका मकसद है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने का लक्ष्य इस बोर्ड के जरिए रखा गया था। साल 2020 में पूरी तरह से यह देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में आया और इसमें 51 प्रमुख मंदिरों को बोर्ड के अधीन किया गया। मंदिर का रखरखाव और बुनियादी सुविधा पर ध्यान इसमें रखा गया। मंदिरों में ढांचागत सुविधाओं की भी जिम्मेदारी इसमें तय की गई। अब देवस्थानम बोर्ड कब बना ये भी आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के श्राइन बोर्ड की तर्ज पर इसका गठन हुआ। साल 2019 में प्रस्ताव तैयार हुआ था देवस्थानम बोर्ड का। 27 नवंबर 2019 को मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी। 5 दिसंबर 2019 को सदन में इसे पास किया गया। 14 जनवरी 2020 को राजभवन से मंजूरी मिली और 24 फरवरी 2020 को सीईओ की नियुक्ति हुई। अब आपको बताएं कि तीर्थ पुरोहित क्यों नाराज हैं इस देवस्थानम बोर्ड से। दरअसल तीर्थ पुरोहित चार धाम की परंपराओं से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। चार धाम के लिए इसको एक विनाशकारी कदम बता रहे हैं। स्थानीय पुजारियों को अधिकार पर अतिक्रमण का खतरा है और पुजारियों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट है। इस तरह के आरोप तीर्थ पुरोहित लगा रहे हैं, इसलिए वो नाराज हैं इस देवस्थानम बोर्ड से। मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण से वो नाराज हैं और ये भी कहना है तीर्थ पुरोहितों का कि विश्वास में लिए बिना ही बोर्ड का गठन कर दिया गया। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा जुड़ गए हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आज चारों धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो एक महापंचायत करने वाले हैं और जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए, इसी तरह उनकी रणनीति रहेगी कि ये उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भी भंग किया जाए। इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कहां से तीर्थ पुरोहित राजधानी देहरादून पहुंचे हैं? कौशल, देखिए, तीर्थ पुरोहितों ने पूरी तरह से सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, उसके बाद जो उत्तराखंड के तमाम तीर्थ पुरोहित हैं उनका ये कहना है कि जब केंद्र सरकार इतना बड़ा निर्णय ले सकती है तो राज्य सरकार देवस्थानम बोर्ड को आखिरकार क्यों नहीं भंग कर सकती है। जिस दिन से केंद्र सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया है, उसी दिन से तीर्थ पुरोहितों का जो दबाव है वो सरकार पर बनता जा रहा है। दिल्ली में एक बैठक कालिका मंदिर में हुई थी, उस बैठक में भी इस प्रस्ताव को रखा गया है कि जो उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड है उसको भंग किया जाए। लेकिन आज एक चारधाम महापंचायत बोर्ड की बड़ी बैठक उत्तराखंड में होने वाली है। देहरादून में ये बैठक होगी, 11 बजे से ये बैठक होगी। इसमें चारधाम महापंचायत बोर्ड के जितने भी सभी पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड चारधाम के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ ही हरिद्वार, ऋषिकेश और दिल्ली के कुछ बड़े तीर्थ पुरोहितों के रहने की भी इसमें संभावना जताई जा रही है। इसमें एक आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। सरकार से पहले तो ये मांग की जा रही है कि सरकार एक दबाव जो बनाया जा रहा है, सरकार ने जो आश्वासन तीर्थ पुरोहितों को दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
केदारनाथ आने से पहले कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा, तो उस पर सरकार अमल करे। सरकार ये तय करे कि सरकार को भंग करना है कि नहीं करना है। नहीं करना है तो वो फिर तीर्थ पुरोहितों को बताए और तीर्थ पुरोहित उसको लेकर आगामी रणनीति बनाएंगे। लेकिन कौशल, ये आज एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में तमाम तीर्थ पुरोहित आगामी रणनीति तैयार किएंगे, क्योंकि चारों धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं। अब शीतकालीन प्रवास पर पूजा अर्चना की जा रही है। तीर्थ पुरोहित ही वहाँ रहते हैं, वो पूजा अर्चना करते हैं, सभी जो पौराणिक मान्यताएं हैं उसके आधार पर काम किया जाता है। लेकिन अब तीर्थ पुरोहितों का यह कहना है कि सरकार ने अगर 30 नवंबर तक इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो एक जो चार धामों की जो शीतकालीन प्रवास है उस पर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही कौशल एक बड़ी बात यह भी है कि तीर्थ पुरोहित, क्योंकि चारों धामों में अभी धरना कर रहे थे, चारों धाम के अलावा कहीं और इनका कोई किसी तरह का आंदोलन नहीं था, लेकिन अब उनका यह भी कहना है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून, इन 3 शहरों में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि सरकार यदि जल्द ही इस पर कोई अमल नहीं करती है, क्योंकि बोर्ड को भंग नहीं किया जाता है, तो ये अमला अनशन पर भी नौबत आ सकती है। यानी कि आज रणनीति तैयार की जाएगी और अमला अनशन की तैयारी जो तीर्थ पुरोहित वो कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। की ओर से कोई प्रतिनिधि आज की जो महापंचायत है तीर्थ पुरोहितों की उसमें शामिल हो और एक बार फिर बातचीत की कोशिश की जाए? देखिए, कई दौर की बातें हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के लेवल पर यह बात हुई है। इससे पहले केदारनाथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे उस दौरान सुबोध उनियाल से बातचीत हुई थी, हरक सिंह रावत से बातचीत हुई थी, कई जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत हुई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संबंध में बातचीत हो चुकी है। बोर्ड के कई पदाधिकारियों के साथ बात हो चुकी है। जो एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है मनोहर कांत की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। उस रिपोर्ट को लेकर भी तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि वो जो रिपोर्ट है वो उनसे नहीं बनाई गई। तो अभी देखेंगे किस तरह की रणनीतियां तैयार की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज, आपका नजर बनाए रखिएगा। तो आज एक बड़ी महापंचायत तीर्थ पुरोहितों की है और मकसद सिर्फ यही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। बड़ी खबर जोशीमठ से आ रही है। नरसिंह मंदिर पहुंचेगी आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी और भगवान गरुड़ की मूर्ति भी नरसिंह मंदिर पहुंचेगी। पांडुकेश्वर के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। नरसिंह मंदिर में डोली का जोरदार स्वागत किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको जोशीमठ से बता रहे हैं। पांडुकेश्वर के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होगी। – 2022 चुनाव से पहले छोटी से छोटी बातों के भी मायने तलाशे जाते हैं। फिर पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बीच मुलाकात तो काफी मायने रखती है। ऐसे में उत्तराखंड की सियासी गलियों में गर्माहट बढ़ना लाजमी है। रविवार को प्रदेश की राजधानी में 2 दिग्गजों की मुलाकात हुई और कयासों का दौर शुरू हो गया। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी में हरीश रावत और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कॉमन फ्रेंड के घर पहुंचे थे, जहां दोनों नेताओं के बीच काफी बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात को पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने शिष्टाचार भेंट बताया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत जी से चलते चलते भेंट हुई। कोरोना के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार देखकर संतोष हुआ। लेकिन सियासी जानकारों की नजर में इस मुलाकात के कई मतलब हैं, क्योंकि जब त्रिवेंद्र रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और अपनों के बीच ही घिरे हुए थे, तब विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होने के बाद भी हरीश रावत उनका समर्थन करते दिखे थे। ऐसे में 2022 चुनाव से पहले दोनों दिग्गजों का कॉमन फ्रेंड के घर एक साथ पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं माना जा सकता है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी किया था। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा कि लंबे अंतराल के बाद आदरणीय हरीश रावत जी से चलते चलते भेंट हुई। कोरोना के पश्चात उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा। स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि मैं स्वस्थ हूं। तो ये ट्वीट त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया हरीश रावत से मुलाकात के बाद। और इस मुलाकात के क्या मायने हैं और सियासी गलियारे में किस तरह की चर्चाएं हैं, इसको लेकर रुक कर लेते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद कुमार का। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, ये मुलाकात एक इत्तेफाक है या ये मुलाकात एक बहाना है, और किस तरह की सुगबुगाहट है, किस तरह की चर्चाएं हैं इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल कौशल, देखिए दोनों ही दिग्गज नेताओं की ये मुलाकात जरूर एक फोटो के जरिए सामान्य लग रही हो, लेकिन दोनों ही नेता
यानी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ये फोटो और ये मुलाकात कोई सामान्य नहीं है। और एक वाक्य ये भी था कि जब सत्ता में त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तब हरीश रावत लगातार उनकी पैरवी करते रहे हैं और जितनी भी सरकार की योजनाएं थी उनको सराहने का काम मुख्यमंत्री के रूप में बिल्कुल सराहते रहे हैं मुख्यमंत्री जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। यही जरूर माना जाए कि जिस तरह से विपक्ष में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लगातार उन पर अपना प्रेम दिखाते रहे हैं और आज लंबे अंतराल के बाद में कल उनकी एक मुलाकात डिफेंस कॉलोनी में कॉमन फ्रेंड्स के यहाँ पर हुई। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये जानकारी जरूर दी है कि कोविड काल के बाद में एक अंतराल के बाद में उनसे मिलना हुआ है, उनकी सेहत में सुधार देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कोई ऐसी सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती है क्योंकि पिछले वाक़या अगर दोहराए कौशल की लगातार जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विपक्ष में थे तो विपक्ष में रहते हुए भी बिल्कुल एक बड़े भाई की तरफ से उनसे प्रेम करना, उनकी कार्य योजनाओं को सराहना और तमाम विपक्ष के काम को छोड़कर उनकी तरफदारी करना काम हरीश रावत का रहा है। और यही वजह है कि विपक्ष में रहते हुए अपना काम भूलकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की बड़ाई करना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये काम रहा है। और आज उसी क्रम में जिस तरह से कल एक देर शाम दोनों ही दिग्गज नेताओं की मुलाकात हुई है तो सियासी घटनाक्रम में एक जरूर राजनीतिक चर्चा गर्म है। आखिरकार दोनों दिग्गजों के बीच में चर्चा क्या हुई होगी। सत्ता में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी नहीं है और सत्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी नहीं है। आखिरकार कौन से सियासी या फिर राजनीतिक विषयों पर इनकी बातचीत हुई होगी, ये तो अंदर खाने वाली या गोपनीय बात जरूर दोनों नेताओं की बात हो सकती है, लेकिन दोनों ही नेताओं के आपसी जो बातचीत है उससे जरूर ये माना जा रहा है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर अल्मोड़ा से आ रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की। शादी समारोह में रेखा आर्या से स्थानीय कार्यकर्ता भिड़ गए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अभद्रता और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। रेखा आर्या से उनकी सोमेश्वर विधानसभा में उनसे अभद्रता हुई। राजस्व पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है अज्ञात लोगों के खिलाफ। सोमेश्वर विधानसभा में एक शादी समारोह में शामिल हुई थी रेखा आर्या, जहां पर उनके साथ अभद्रता हुई और इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। और अब खबर मसूरी से, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में मसूरी को उत्तराखंड में पहला स्थान मिला है तो वहीं देश में मसूरी को 91वां स्थान मिला है। इस मौके पर मसूरी नगर पालिका परिषद को केंद्र सरकार की ओर से 25 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये जानने, ये समझने के लिए जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार के हमारे संवाददाता रोहित सिखोला के पास, जो सीधे हम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। गंगा स्नान करने के बाद चाय पीने की चाह होती है और यहाँ पर बात करते हैं। अब चुनाव भी आ गया है, कुछ समय रह गया, लोग पूछते हैं क्या चल रहा है राजनीति में। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं चाय की दुकान पे, हरिद्वार में हर की पोटी के पास एक मशहूर चाय की दुकान है, उनसे पूछते हैं चुनाव में क्या चल रहा है। भाई साहब, क्या चल रहा है चुनाव में इस समय? चुनाव में इस बार परिवर्तन मांग रहा है हमारा हरिद्वार, क्योंकि जो हमारे स्थानीय विधायक रहे हैं वो इस समय प्रदेश के भाजपा के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने 20 साल से हरिद्वार में कुछ नहीं करा। नशा यहाँ पर चरम पर है। उत्तरी हरिद्वार की कई सालों से मांग है कि एक अस्पताल हो, एक डिग्री कॉलेज हो, वो नहीं खुला। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था नहीं है ढंग की, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, रोजगार के यहाँ पे अवसर नहीं है और पर्यटन के क्षेत्र में कोई ढंग का काम नहीं हुआ। कुंभ इस बार हुआ, कुंभ भी इस बार फेल रहा और सिडकुल में यहाँ पे जजमेंट है हाई कोर्ट का कि 70% स्थानीय लोगों का आरक्षण होना चाहिए वहाँ पे नौकरी में, उसको लेकर के कोई काम नहीं करा विधायक साहब ने। तो ये सब मुद्दे हैं और इनको लेकर आगामी जो चुनाव है उसमें मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन तय है। वैसे यहाँ इस प्रदेश में इस बार किस किस में नेताओं में टक्कर है, कौन कौन सी पार्टी चुनाव में रहेंगी? पार्टियां तो जो पहले से रहती हैं वही रहेंगी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी अलग से करेगी। लेकिन हमारा जो कहना है कि पूरे प्रदेश भर में नशा जो है अपने चरम पर है और जिस पार्टी के प्रतिनिधि नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगे, नशे को खत्म करने का
एक आश्वासन जो है समाज को देंगे, नागरिकों को देंगे, नशे से निजात दिलाएंगे, क्योंकि नशा परिवारों को नष्ट करता है। इसलिए जो नशे के विरुद्ध अभियान चलाएंगे तो जनता उन्हीं प्रत्याशियों को वोट देगी जो समाज को नशे से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और किस किस प्रकार की पार्टी की सरकार आ रही है? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बेरोजगारी का, और बेरोजगारी का मुद्दे के साथ साथ जो इस समय पूरे भारतवर्ष में संकट है महंगाई का, ये दो मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा तो सीधा सीधा नारा है, आला ले आ रहा, हरदा दोबारा आ रहा। और हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। और आपका क्या कहना है ऐसा? हरिद्वार में 20 साल के अंदर जो स्थानीय विधायक थे कोई विकास का काम नहीं हुआ। आप स्वच्छता के क्षेत्र में देख लिए, आप तमाम घाटों पर गंदगी पड़ी है, हर की पड़ी क्षेत्र है, और शाम होते तमाम घाटों पर नशेड़ियों का अड्डा रहता है, आवारा नशेड़ी लोग रहते हैं, और नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आपका क्या कहना है? विवेक कौशल, मैं ठीक है, बिल्कुल नशे की बहुत स्थिति खराब है शहर में, और ख़ास तौर से इसमें जो छोटे बच्चों को बिल्कुल ही बर्बाद करने का काम कर रही है, और मात्र 6 महीने में बच्चा देखते देखते हाथ से निकल जा रहा है। ये बड़ी समस्या का हमारे शहर में है, जिसका कहीं ना कहीं संरक्षण जनप्रतिनिधियों का है। इसमें इस विषय में बड़ी गंभीर स्थिति हरिद्वार की है, जिससे इसीलिए हमने एक स्पैक अभियान, मुक्त अभियान चला रहे हैं शहर में। हरिद्वार की जनता का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर है, मगर हरिद्वार के लोगों का ये भी मानना है कि जो हरिद्वार में नशा मुक्त करेगा वही प्रदेश में राज करेगा। रोहित सिकोला, एबीपी गंगा, हरिद्वार। तो ये हरिद्वार की जनता की राय थी, जो एबीपी गंगा संवाददाता रोहित सिकोला ने जानी कि 2022 चुनाव को लेकर आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। और इसी रिपोर्ट के साथ पहाड़ प्रभात में इतना।